पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा यूनिक्स हिस्ट्री, यूनिक्स लाइक सिस्टम, लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो लिनक्स के बारे में इसमें हमने देखा हिस्ट्री, वेरिएशन, जिन्हें हम फ्लेवर्स कह सकते हैं। ठीक है, कि फ्लेवर्स क्या क्या है, यूनिक्स कैसे आया, हिस्ट्री क्या थी, कैसे काम करते हैं और इतने फ्लेवर्स क्यों हैं, डेबियन क्या होता है, फेडोरा क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का जाके दूसरा वीडियो देखिए जिसका नाम है पार्ट 1 लिनक्स हिस्ट्री। आप समझ जाएंगे कि इतने वेरिएशन क्यों हैं और हम क्यों यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैश के बारे में, बेसिकली जिसे हम शेल कहते हैं लिनक्स में। ठीक है, क्योंकि लिनक्स चलाने के लिए आपका शेल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शेल भी आजकल मार्केट में कई तरह के अवेलेबल हैं, जैसे कि बैश, SH, ZSH, CSH, TCSH, KSH और मैनी मोर। तो बहुत सारे सेल अवेलेबल हैं। तो हम थोड़ा सा सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारे शेलों को समझना जरूरी है। सारे शेल की जो फंक्शनैलिटी है, जो बेसिक चीजें हैं वो सेम है। तो सबको समझने के लिए हमें सेल कब बना, ये सेल वर्ड क्यों यूज होता है, कहाँ से आया, ये भी जानना जरूरी है। मान लीजिए आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, ये लिनक्स है, आप इस पे काम कर रहे हैं और कल को आपसे कहा जाए आप मैकओएस पे काम करिए या पावर शेल पे काम करिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे मैंने तो ये यूज ही नहीं किया। तो ये चीजें ना हो और फ्यूचर में जो नए सेल बने उन पे भी आप काम कर सकें, उसके लिए हम लोग शेल हिस्ट्री पढ़ेंगे। लिनक्स हिस्ट्री की तरह ही शेल हिस्ट्री भी CTSS मतलब कंपेटेबल टाइम शेयरिंग सिस्टम से शुरू होती है। तो कंपेटेबल टाइम शेयरिंग सिस्टम में उस समय क्या था, कंपाइलर यूज होते थे और इनबिल्ट कमांडें होती थी। जो लिमिटेड इनबिल्ट कमांडें होती थी उन्हीं का यूज किया जाता था सिस्टम को ट्रैक करने के लिए, इस पे काम करने के लिए। उस समय मैड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था फैब कंपाइलर पे, और उस समय कुछ मॉडिफिकेशन करके मैट्रन का यूज करके हम फोर्ट्रॉन की कमांड भी मैड पे रन कर सकते थे, और बाद में कॉमिट टू लिस्ट एंड एल्गोल भी यूज करते थे। लेकिन जो बेसिक वे था उस समय के टाइम शेयरिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट करने का, वो था पंच कार्ड और टेप ड्राइव्स। तो टेप ड्राइव्स में कमांडें इनबिल्ड होती थी, उनका हम यूज करते थे। कहानी बदलती है जब कहानी में आते हैं लुइस पजेन। लुइस पजेन कौन थे? लुइस पजेन फ्रांस के रहने वाले थे। वो इकोले पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 1952 में ग्रेजुएट होने के बाद नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मोनोपोली के लिए उन्होंने कुछ मशीन टूल्स डिजाइन किए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका रुझान कंप्यूटिंग में था। उन्होंने क्या किया, वहां के एक कंपनी ज्वाइन की, मशीन बुल, और उनके मेन फ्रेम प्रोजेक्ट पे काम करने लगे और काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बाद में वो मैसेचुसेट्स मूव हो गए और उन्होंने MIT ज्वाइन की और वहां के कंप्यूटेबल टाइम शेयरिंग सिस्टम पे काम करने लगे। वहां वो ईमेल पे काम कर रहे थे, ईमेल एक प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। काम क्या था, ये देखना कि मेल बॉक्स कैसे बनाया जाए ताकि हम जो मेल्स आती हैं उनका एक बैकअप भी ले सकें, वो तुरंत ही रिमूव ना हो। मेल प्रोग्राम पे काम करते टाइम उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा जिसका नाम था रनकॉम। रनकॉम एक CTSS मैक्रो कमांड प्रोसेसर या स्क्रिप्ट प्रोसेसर था। इसमें क्या था, रनकॉम कमांडे, रनकॉम में हम कंट्रोल फ्लो ऐड हुए थे, कंडीशनल ब्रांचिंग थी, लूपिंग थी। ये काम कैसे करता था, क्योंकि पहले तो टेप ड्राइव्स थी, लिमिटेड चीजें यूज हो सकती थी। ठीक है, जो इनबिल्ट कमांड होते थे सिर्फ वही यूज हो सकते थे, लेकिन रन कॉम ने चीजें बदल दी। ये आज के यूनिक्स शेल जैसा नहीं था। आप इसमें जब कमांड टाइप करते थे तो वो जाती थी सीधे सुपरवाइजर के पास, कर्नल के पास। आज के यूनिक्स शेल प्रोग्राम जैसे ये नहीं होते थे। आप इसमें कमांड टाइप नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ डिस्क फाइलें ही प्रोसेस करता था। तो रन कॉम में दो चीजें होती थी, एक होता था रेगुलर कमांड, दूसरी होती थी स्यूडो कमांड। और इसमें ब्लैंक लाइनें कमेंट भी हम यूज कर सकते थे। स्यूडो कमांड वो होती थी जो इनबिल्ड होती थी, जैसे कि मान लीजिए आप अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसमें इफ का मतलब क्या होगा, लूप का मतलब क्या होगा, वाइल का मतलब क्या होगा, वो हो गई स्यूडो कमांड। रेगुलर कमांड वो होती थी जो आप डिजाइन करते थे, जैसे आपने वेरिएबल लिया, ये काम करने को कहा, ये चीजें हो गई। तो इन दोनों को मिलके काम होता था। रेगुलर कमांड सुपरवाइजर कमांड पे काम करता था, मतलब कर्नल के थ्रू रन होती थी। और जो स्यूडो कमांड थी वो बिल्ड इन रन कॉम कमांड थी, जो स्क्रिप्टिंग पर्पज से यूज होता था। रन कॉम के थ्रू स्क्रिप्टिंग करना आसान हो चुका था। रन कॉम से हमें कई चीजें मिली, जैसे कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर हमने बताया ही। अच्छा, एक और चीज मिली, मैं टर्मिनल ओपन करता हूं।
इसमें हमें एक और चीज मिली, आरसी एक्सटेंशन मिला। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन की डिफॉल्ट सेटिंग जब चेंज करते हैं तो उसके बाद वो सेटिंग्स कहाँ सेव होती हैं, आपके एप्लीकेशन के नाम के साथ दो वर्ड जुड़ते हैं आरसी, और उस फाइल में सेव होते हैं यूजर की लोकल डायरेक्टरी में। अभी जैसे कि मेरा यूजर है जॉन और मैं यहाँ लॉगिन किया हूँ, तो अब अगर मान लीजिए मैं अपनी डायरेक्टरी चेक करता हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं अपने home/john में हूँ, मतलब मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ। तो अगर मैं देखूँ क्या मेरे पास आरसी फाइल है, तो हाँ वो है। अगर मैं करूँ ls-la, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ हिडन फाइल्स हैं जिसमें मिलेगी आपको बैश आरसी। ये क्या है, ये जो मैं शेल यूज कर रहा हूं अभी, ये बैश शेल है, और इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है जैसे कि क्या फॉन्ट होंगे, क्या चीजें होंगी वो सारी, और किस साइज का होगा, ये सारी चीजें इसमें कॉन्फ़िगर्ड हैं। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग यहीं से उठाता है। अगर मैं अभी सेल बंद कर दूं या नया सेल ओपन करता हूं तो वो डिफॉल्ट के साथ ही खुलेगा। आप देखिए, ये यहाँ मैं जाता हूँ, ये सिस्टम टूल्स, टर्मिनल, ये देखिए ये डिफॉल्ट ऐसा ही खुल के आता है। तो ये चीजें हमें आरसी से मिली, रन कमांड से मिली। रन कमांड का मतलब हर बार आरसी का मतलब रन कमांड ही होता है, इसे लोग रन कंट्रोल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड जो आरसी का आया वो आज भी यूनिक्स लाइक सिस्टम से लेके यूनिक्स से लेके आज भी यूज हो रहा है। ये था रन कॉम। लेकिन लुईस पजिन के साथ उनके जो मित्र थे, ग्लेंडा श्रोडर, वो भी इनके साथ थे और साथ में काम कर रहे थे। उस समय जब टाइम आगे बढ़ा, एमआईटी के लोगों ने मल्टीसेस पे काम करना शुरू किया, तब उन्होंने कहा इसके लिए एक अलग सा सेल होना चाहिए जो थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। उन्होंने बनाया मल्टिक सेल। मल्टिक सेल बनाया ग्लेंडा श्रोडर ने। क्यों? क्योंकि तब तक लुईस पजिन पीछे हो चुके थे, क्योंकि नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर था, डिजाइन भी करना था, काफी सारी चेंजेस करने थे, तो लुईस पजिन इन मामले में थोड़े पीछे थे, तो वो पीछे हट गए और हमें मिला मल्टीसेस शेल, जिसे हम मल्टीसेस शेल ही कहते हैं। मल्टीसेस सेल बनने के बाद जब यूनिक्स बना, तो यूनिक्स के बिगिनिंग टाइम पे मल्टीसेस सेल ही यूज हो रहा था, क्योंकि मल्टीसेस भी एक टाइम शेयरिंग सिस्टम ही था। बाद में क्या हुआ, जब यूनिक्स बना, यूनिक्स के काफी वर्जन लॉन्च हुए, तो वर्जन 1 से लेके वर्जन 6 तक जो शेल यूज हुआ उसे कहते हैं थॉमसन सेल, V6। हम इसे V6 क्यों कहते हैं थॉमसन सेल को, जो कि बनाया था केन थॉमसन ने यूनिक्स के लिए? क्योंकि यूनिक्स के वर्जन 6 में 1971 में तकरीबन तभी यूनिक्स भी पूरी तरह से अवेलेबल हुआ था लोगों के लिए, वर्जन 6 के टाइम पे ही। और यूनिक सेल वो पहला सेल था जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर था, क्योंकि शेल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर ही होता है। हमने एक लाइन लिखी, उसने इंटरप्रेट कर दी कर्नल पे जाके, तो एक सेल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर ही होता है। उस समय ये पहला सेल था जो इनपुट लेता था। अभी भी इसमें कमियां थी क्योंकि उस समय ये, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था। ये सिर्फ कमांड लाइन इंटरप्रेटर था, इसको स्क्रिप्टिंग के पर्पज से डिजाइन नहीं किया गया था, और इसमें काफी सारे फीचर्स थे जो हम यूज कर सकते थे। इसमें क्या था, इसमें अब टाइम के साथ जो इनपुट आउटपुट का सिलसिला था वो चेंज हो चुका था। इसमें हमें इनपुट देना था, तो मान लीजिए कमांड 1 इनपुट दे दिया, कमांड 2 आउटपुट के लिए हम लिख सकते थे कमांड 3 आउटपुट, कमांड 4। तो ये चीजें थी। बाद में इसमें पाइप यूज होने लगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स थे जो समय के साथ इनमें बढ़े और यूज होने लगे। यूनिक्स जब आगे बढ़ने लगा, यूनिक्स काफी इंप्रूव हो चुका, तब आया एक PWB शेल। ये ज्यादा दिन नहीं चला। PWB शेल जब आया उसके कुछ ही दिन बाद ये सप्रेस्ड हो गया, क्योंकि वर्जन यूनिक्स के वर्जन 7 में 90 बॉर्न शेल आ गया, जिसे हम बैश कहते हैं। उसने आके PWB को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो अब हम इसके बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है, ये इतना यूज भी नहीं होता है, लेकिन रिसर्च वाले इस पे थोड़ा सा अभी भी रिसर्च अपनी करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। आ चुका था हमारे पास बॉर्न शेल, जिसने इस सेल को पूरी तरीके से PWB को हटा दिया था। बॉर्न शेल, बॉर्न शेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर था जो कि शेल होते हैं। बॉर्न शेल को हम SH या फिर बैश कहते हैं, क्योंकि इसको डेवलप किया था स्टीफन बॉर्न ने। स्टीफन बॉर्न ने बेल लैब्स में काम करते टाइम इसको बनाया था थॉमसन सेल को रिप्लेस करने के लिए। थॉमसन सेल तक क्या था, अब हमारे पास शेल
स्क्रीन पर होने लगा था, हम उसे एडिट कर पा रहे थे। तो जो बॉर्न शेल था उसने PWB को पूरी तरीके से बंद कर दिया और ये आया क्यों, इसने रिप्लेस कर दिया V6 थॉमसन शेल को। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी गोल था स्क्रिप्टिंग, और पहले के शेल में स्क्रिप्टिंग नहीं पॉसिबल थी। हम इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते थे बैश में, और ये प्रोग्रामिंग एबिलिटी भी देता था, जैसे कि कंट्रोल फ्लो, वेरिएबल, और ये इनपुट आउटपुट फाइल पर भी हमें हेल्प करता था कि हम फाइल हैंडलिंग भी कर सकते थे, सिग्नल हैंडलिंग भी कर सकते थे, प्रोसेस हैंडलिंग भी कर सकते थे। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे। ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल भी यूज होते थे, क्योंकि उस समय तक सी आ चुकी थी, इसलिए बैश में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इसमें एल्गोल के इफ देन एलिफ देन एल्स फाई केस इन के फॉर वाइल डू, ये सब भी हम यूज़ कर पा रहे थे। और जो काफ़ी ओल्ड चीज़ें थी वो हट चुकी थी, बट इसमें जो इनबिल्ट कमांड थे जैसे कि कंटिन्यू, टेस्ट, अनसेट, इको, टाइप, ये सभी भी ऐड की गई थी। इको कमांड हम लोग आगे देखेंगे, ये हमें बैश से ही मिली है। तो आप देख रहे हैं बैश में कितनी सारी चीज़ें ऐड हुई, इस वजह से आज भी बैश इतना पॉपुलर है। तो अभी तक हमने देखा V6, फिर PWB और बैश। तो बैश काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास सी सेल। सी सेल को बनाया था बिल जॉय ने। इसे भी इन्होंने बनाया था यूनिक्स के लिए। तकरीबन 1970s तक सी सेल आया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सी सेल ये बना था बैश को देखते हुए, एक ऐसा सेल जो कि सी लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा इजी पड़े। तो इसका नाम रखा गया सी सेल। इसे बनाया था बिल जॉय ने जब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कली में। बिगिनिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया BSD बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि इन्होंने अपना डिफॉल्ट सेल भी सी सेल को रिलीज किया था 1978 में। सी सेल कुछ नहीं था, बस एक ऐसा सेल था जिसपे सी लैंग्वेज के ही सिंटेक्स हम यूज कर सकते थे, चाहे फॉर लूप लगाना हो या वाइल लूप लगाना हो। तो सी शेल बस इतना ही था, इसमें कुछ खास नहीं था। बट हाँ, बस जैसे फाइल हैंडलिंग चीजें थी जो बैश में भी थी, इसमें भी हम यूज कर पा रहे थे। इंटरफेस काफी अच्छा था और लोगों को काफी इजी पड़ रहा था, खासकर जो सी पढ़े हुए थे, जिन्होंने सी पढ़ रखी थी। तो इसने भी थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया बनाया और अपनी पहचान बना पाया, इसलिए हमें आज काफी सारे सिस्टम पे सी सेल भी मिलता है। सी सेल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी है जिसे हम TCSH कहते हैं। इसको हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। TCSH में क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसको बनाया गया है और BSD में ये यूज होता है। अब तो RHEL और macOS में भी यूज होता है TCSH। ठीक है, इसमें काफी फंक्शनैलिटीज बैश की भी कंबाइन कर दी गई हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है। फिर अगला जो शेल आता है वो है ASH, आर्मक्विस्ट सेल, जिसे हम A सेल, ASH एंड SH भी कहते हैं। ये क्या था, ये लिखा गया था केनेथ आर्मक्विस्ट के द्वारा 1980s में। शुरुआत में ये क्लोन था बॉर्न शेल का ही, लेकिन बाद में BSD के वर्जन में 1990s में इसको टोटली रिप्लेस कर दिया गया था। इसको बनाया गया था एक लाइट वेट शेल के तौर पे, कि एक ऐसा शेल हो जो हम आसानी से यूज कर सके, सिस्टम कम रैम में भी चल जाए। शुरुआत में इन्होंने लिनक्स की तरह ही इसे यूजनेट ग्रुप पे ही डाला और इसका अपडेट लिया। बाद में ये भी थोड़ा फेमस हुआ था। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आता है डैश। 1997 में हर्बर्ट जू XU ने ASH को अपग्रेड किया था, क्योंकि उस समय BSD का ये डिफॉल्ट शेल होता था ASH। तो इसको अपग्रेड किया और कंपेटेबल बनाया डेबियन लिनक्स पे चलने के लिए। तो डेबियन लिनक्स पे जब इन्होंने कंपेटेबल बनाया, इसको रिनेम कर दिया डैश, डेबियन आर्मक्विस्ट सेल। आगे हम बात करें तो ASH के बाद आता है KSH, जिसे हम कहते हैं कॉर्न शेल। कॉर्न शेल डेविड कॉर्न ने बेल लैब्स में बनाया था 1980s के दौरान, और इसे अनाउंस किया था यूजनिक्स में 14 जुलाई 1983 में। यूजनिक्स क्या था, यूजनिक्स एक कॉन्फ्रेंस असेंबली थी जहां पे इन्होंने इसे अनाउंस किया था। ये डेवलपमेंट बेस्ड था पूरी तरीके से शुरुआत में बॉर्न शेल पे ही, बाद में लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि माइक वैच एंड पैट सल्वैन ने, और इसमें काफी सारी एडिटिंग भी की और इसको बैकवर्ड कंपेटेबल भी बनाया, मतलब आप पुराने सिस्टम पर भी यूज कर सकते थे, और इसमें काफी सारे फीचर सी शेल के भी डाले। तो अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो कॉर्न शेल था वो कॉम्बिनेशन था सी शेल और बैश का। इसके अपने अलग फीचर थे, जैसे कि इसमें सी लैंग्वेज जैसे एक्सप्रेशन थे, और
फॉर वाइल लूप के एक्सप्रेशंस काफ़ी एनहांस लेवल पे यूज़ किए जाते थे। रेफरेंस वेरिएबल था, हायरार्किकल नेस्टेड वेरिएबल थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, जॉब कंट्रोल, कमांड एलियासिंग, कमांड हिस्ट्री, वीआई और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते थे। इसके बाद आता है कि इसके बिहाफ पे भी आपको कई शेल मिलते हैं जो कि क्लोन थे या फिर कह सकते हैं ना एक वेरिएंट थे। जैसे कि लिनक्स के मल्टीपल वेरिएंट बने वैसे ही इसके भी बने। जैसे कि एक आता है DTKSH जो कि पार्ट था CDE का, कॉमन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, क्योंकि तब तक विंडोज आ चुका था। फिर एक है TKSH जो कि विगेट टूल किट के लिए बना था। OKSH ओपन BSDs के लिए था। कॉर्न शेल LOKSH ये था ओपन BSD के लिए, ये भी था। ठीक है, इसमें बस थोड़े से ही चेंजेस किए गए थे। फिर MKSH ये भी ओपन BSD के लिए था, क्योंकि अब चाहे BSD हो चाहे लिनक्स हो यूनिक्स, सबके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वेरिएशन आते हैं, इसलिए सबके लिए अलग अलग था। सब में थोड़ी थोड़ी चेंजेस की गई थी। SKSH, तो ये इतने सारे वेरिएशन थे कॉर्न शेल के जो आज भी बनते हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में आपको मिल जाता है MKS एंड यूविन। फिर आता है बैश। अगर हम बैश की हिस्ट्री की बात करें तो बैश को बनाया था ब्रायन फॉक्स ने ग्नू प्रोजेक्ट के लिए एज अ फ्री सॉफ्टवेयर रिप्लेसमेंट फॉर द बॉर्न शेल, क्योंकि उससे फ्री सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपने लिनक्स हिस्ट्री में देखा होगा कि पहले सारी चीजें प्रोप्राइटरी होती थी, सबका लाइसेंस लेना पड़ता था। बट लाइनस टॉरवल्ड और रिचर्ड स्टॉलमैन की हेल्प से आज हम ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर में बात करते हैं। तो बैश का क्या था, अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ब्रायन फॉक्स इस पे काम करना शुरू किया 10 जनवरी 1988 में। रिचर्ड स्टॉलमैन इनसे काफी खुश नहीं थे क्योंकि इतना ज्यादा अपग्रेड नहीं हो पाया था और ये चाहते थे कि कोई फ्री शेल अवेलेबल हो। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, ग्नू के कोड और BSD को एक साथ कंबाइन करके ये शेल डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि तब तक BSD में शेल आ चुका था। जैसा कि मैंने बताया ASH CSH मल्टीपल शेल अवेलेबल थे। बट क्योंकि ब्रायन फॉक्स एक एम्प्लॉय थे फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के जो कि चला रहे थे रिचर्ड स्टॉलमैन, उन्होंने 8 जून 1989 में इसका बीटा वर्जन रिलीज किया और वो काफी सक्सेसफुल रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं लिनक्स कर्नल था और उसमें कंबाइन किया ग्नू के सॉफ्टवेयर पैकेजेस, बाद में बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम बात करें शेल की तो हाँ, लाइनस टॉरवल्ड ने ग्नू के बाद बैश एक वो पहला प्रोग्राम था जो उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया था। तो बैश अब लिनक्स का डिफॉल्ट शेल बन चुका था। ये काफी इम्प्रूव्ड वर्जन था। इसमें सी शेल और जो पुराना बैश था, अब इसको हम बैश ही क्यों कहते हैं, तो जो पुराना बैश था वो भी कंबाइन था, काफी सारी फंक्शनैलिटीज सेम थी। जो बेसिस फंक्शनैलिटीज जो शुरुआत से चलती आ रही थी वो भी हम यूज कर रहे थे। अब अगर हम बात करें कि इसके फीचर्स क्या थे, तो इसमें कॉमा सिंटैक्स था, सुपरसेट थे, कमांड लाइन कंप्लीशन भी था, हम टैब दबा के लाइन कंप्लीट कर सकते थे। कमांड हिस्ट्री का कमांड भी था कि हम चेक कर सकते थे कि कितनी कमांडें रन हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने डेवलप की, इसलिए काफी ज्यादा फेमस भी हुआ। ये स्क्रिप्टिंग भी करता था, इसमें स्क्रिप्टिंग करना बहुत ईजी हो गया था। ये एज अ स्क्रिप्ट भी काम करता था, प्रोसेस के साथ भी कंबाइन हो सकता था, काफी सारे फायदे थे। तो ये थी हिस्ट्री बैश की। इसमें है कुछ नहीं, बस ये फ्री सॉफ्टवेयर के दौरान ही बना था, ये अपग्रेडेड वर्जन था। इसको हम बैश इसको भी कहते हैं और पुराने वाले को भी कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है, इसे हम कहते हैं बॉर्न अगेन शेल, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन था काफी ज्यादा, दूसरा फ्री था, इसलिए हम इसे बॉर्न अगेन शेल भी कहते हैं। तो लास्ट में आता है जी शेल, जो कि कॉम्बिनेशन था KSH TCSH और बैश का। इसको रिलीज किया था 1990 में और इसको बनाया था पॉल फॉस्टेड ने। इसका पहला वर्जन लिखा गया था 1990 में और तभी ये रिलीज किया गया था जब पॉल स्टूडेंट थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। का जो नाम है जी शेल, ये थोड़ा सा मतलब सुनने में लगता है ना क्या ही रख दिया, पर अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि उस समय जहाँ ये पढ़ते थे उनके जो प्रोफेसर थे उनके नाम पे इन्होंने अपने शेल का नाम रखा था। उनके प्रोफेसर का नाम था येल के प्रोफेसर जो थे वो थे जॉन शाओ। तो उन्हीं के नाम के पहला वर्ड जो जी आ रहा है उसके नाम पे इन्होंने शेल का नाम रखा। जी शेल मल्टीपल पैकेजेस में अवेलेबल है, ये विंडोज में भी मिलता है, ग्नू में भी मिलता है, मैकओएस में भी मिलता है और काली लिनक्स जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, आप देखेंगे काली लिनक्स में जी शेल यूज होता है। तो ये थी हिस्ट्री सेल की। बहुत से ऐसे सेल हो सकते हैं जो शायद मैंने ना लिए हों लिस्ट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेल हैं जो मैंने लिए हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी समरी जो मैंने मेंटेन की हुई है, जिससे आपको एक थोड़ा सा रिव्यू मिलेगा समझने के लिए कि शेल की हिस्ट्री क्या रही है। हम इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से एक समरी हो जाए, उसके बाद हम फंक्शनलिटीज की भी बात कर लेंगे। हम सबसे पहले रनकॉम था, टाइम शेयरिंग सिस्टम, उसके बाद सेल आया मल्टीसेस के लिए, जिसको डेवलप किया था ग्लेंडा श्रोडर ने। फिर आया V6 यूनिक्स 6 के लिए बाय केन थॉमसन। फिर आया SH बैश जिसे कहते हैं, स्टेफन बॉर्न ने बनाया था 1976 में। फिर आया CSH, इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी है TCSH, जो कि बनाया था बिल जॉय ने, यूज हुआ था BSD में 1978 में। फिर ASH आर्मक्विस्ट सेल जिसे कहते हैं, ये लाइट वेट था बैश का वर्जन, जिसे बनाया था कैनेथ आर्मक्विस्ट ने 1980 में। फिर आता है KSH, जिसका नाम है कॉर्न शेल, जिसे बनाया था डेविड कॉर्न ने बेल लैब में शुरुआती दौर 1983 में। ये बेसिकली था कॉम्बिनेशन सी शेल और बैश का। इसके काफी सारे क्लोन और वेरिएशन भी हैं, जैसे कि लिनक्स में आपको मिल जाता है DTKSH, TKSH, OKSH, LOKSH, MKSH और SKSH। विंडोज में आपको मिल जाते हैं MKS और यूविन। बैश इसे बनाया था ब्रैंड फॉक्स ने ग्नू के लिए 1989 में। जी शेल बनाया था पॉल फॉस्टेड ने 1990s में। और डैश जो कि अपग्रेडेड वर्जन था ASH का, जो कि बना था डेबियन बेस्ड लिनक्स के लिए 1997 में। बहुत सारे सेल ऐसे भी हैं जिनका यूज हम नहीं करते हैं, या कह सकते हैं इनडायरेक्टली होता है, जो बने चेंज हो गए, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको जो लिनक्स में नहीं यूज होते हैं बट आज कंबाइन हो चुके हैं, या जिनका आपने नाम सुना होगा, कहीं कहीं आ जाते हैं। तो वो है जैसे कि ES हो गया, ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग RC कॉम्पिटेबल शेल था। RC मैंने बताया था रन कमांड, रन कंट्रोल जिसका काम था, तो वो कंपेटेबल सेल था जो कि मिड 1990s में लिखा गया था। फिर एक आता है फिश सेल, जो कि 2005 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम था फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल। फिर आता है पावर शेल, आप सभी अवेयर होंगे, जो कि विंडोज में पाया जाता है, अब ये लिनक्स और मैक ओएस में भी अवेलेबल है। फिर आता है क्यू सेल, ये IBM की आई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, जो कि बेस्ड था POSIX में। अब ये POSIX क्या है, ये हम बात करेंगे TTY के सेशन में, जो कि अगला या अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, और X ओपन स्टैंडर्ड पे काम करता था। फिर आता है RC, ये डिफॉल्ट सेल था प्लान 9 का फ्रॉम बेल लैब्स में। प्लान 9 एक मेनफ्रेम ही कंप्यूटर था जिसपे ये शेल यूज करते थे। वर्जन 10 यूनिक्स में लिखा गया था ये टॉम डफ के द्वारा। फिर आता है SCSH स्कीम सेल। अगर हम थोड़ा सा देखें स्कीम सेल को, तो स्कीम सेल के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक सेल था जो स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता था स्कीम के द्वारा, ठीक है, जो कि लिखा गया डेरिवेटिव था एक लिस्प लैंग्वेज से। और पाइथन में इसका मॉड्यूल अवेलेबल है, जिसे पाई शेल के नाम से अवेलेबल है। लास्ट में आता है विस, जो कि एक विंडोइंग शेल था TCL और TK के लिए। अब अगर हम थोड़ी सी इसकी समरी की बात कर लें कि इनमें आखिर फंक्शनैलिटीज क्या क्या थी। स्टार्टिंग के कुछ शेल हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि तो पहला शेल आता है हमारी लिस्ट में 1977 का बॉन्ड शेल। इसकी फंक्शनैलिटीज थी कमांड लाइन एडिटिंग था, जॉब कंट्रोल था, अनलिमिटेड साइज कमांड हिस्ट्री भी थी, सेल फंक्शन थे, एलियासेस थे, अनलिमिटेड साइज इंडेक्स एरे, इंटीग्रेटेड एल्गोरिथमिक इन एनी बेस फ्रॉम 2 to 64 बेस में। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले कि हम आगे इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, ये देखिए, नहीं यहाँ पे एक मैं आपको फोटो दिखाना चाहता था, ये देखिए। तो आप इसको देखिए, आप ये समझने के लिए काफी सही है कि कौन सा सेल कब बनाओ, कैसे किसी से कोई आगे बना या कॉम्बिनेशन करके नया सेल बनाया गया। जैसे कि सेल जो कि काफी फेमस हुआ, तो यहीं से हिस्ट्री की शुरुआत भी होती है। आप गूगल पे चेक करें, हमको यहाँ से मिल जाएगा। शेल से सी शेल बना था, फिर शेल से KSH बना, CSH से दो वेरिएशन बने, जी शेल और TCSH। शेल से RC बना, जिसका अपग्रेडेड वर्जन ES है, जैसा कि भी मैंने बताया। कुछ ऐसे भी सेल हैं जो कहीं कहीं या कह सकते हैं प्राइवेट सिस्टम जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट लेवल पे यूज होते हैं, वहां यूज होते हैं। ASH इसका अपग्रेडेड वर्जन डैश, KSH के दो PDKSH POSIX शेल, PDKSH में MKSH भी आता है। SH से बैश बना था, ग्नू ने बनाया था, जिसमें ब्रैंड फॉक्स ने बनाया था। इसका SCSH भी अवेलेबल है और PSH भी अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे थे फंक्शनलिटीज की, जैसा कि मैंने बैश क्या बताया ही था, बॉर्न अगेन शेल। अगला अगर हम बात करें सी सेल, तो सी सेल में था सी लाइक सिंटेक्स थे, कमांड लाइन एडिटर था, प्रोग्रामेबल वर्ड एंड फाइल नेम कंप्लीशन भी था, स्पेलिंग करेक्शन था, जॉब कंट्रोल था। कॉर्न शेल में भी चीजें थी, जैसे कि एसोसिएट एरे का यूज कर सकते थे, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक था, जॉब कंट्रोल, कमांड एलियासिंग, कमांड हिस्ट्री सपोर्ट, POSIX स्टैंडर्ड सपोर्ट करता था, बैकवर्ड कंपेटेबल भी था, मतलब बैश और पुराने सिस्टम पे भी रन करता था। फिर अगर हम बात करें जी शेल की,
तो ये जैसे कि जानते हैं कॉम्बिनेशन था बैश TCSH और KSH का। तो इसमें क्या था, फाइल नेम जनरेशन, स्टार्टअप फाइल्स, लॉग इन लॉग आउट, वॉचिंग, क्लोजिंग कमेंट्स, कॉन्सेप्ट इंडेक्स, वेरिएबल इंडेक्स, फंक्शन इंडेक्स और की इंडेक्स एंड बहुत सारे मैन पेजेस भी अवेलेबल थे। फिर स्कीम सेल की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया ही था कि ये स्कीम बेस्ड एनवायरनमेंट के लिए, मेनली स्क्रिप्टिंग के लिए हम इसे यूज करते थे। ठीक है, तो आपको ये सारे शेल के वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से शेल बहुत चलते हैं या देखने को मिलेंगे, तो आपको जी शेल, के शेल, सी शेल और बैश और डिफॉल्ट बॉन्ड शेल या SH देखने को मिलेंगे। अब अगर आप बात करें कि ये शेल हम कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग ये शेल देख सकते हैं। ये मैं क्लोज कर देता हूं। अगर हम बात करें, ये CentOS मैंने ओपन कर रखा है, CentOS वर्जन 7 है। अगर हम देखें क्या इसमें मल्टीपल शेल अवेलेबल हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए बेसिक कमांड है cat/etc/shell। यहाँ पे एक सेल नाम की फाइल है etc में, जिसमें लिखा हुआ है या मेंशन है कि कितने शेल अवेलेबल हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास SH है, मतलब बैश, ये बॉर्न अगेन बैश, TCSH और सी शेल भी अवेलेबल है। तो टोटल 4 शेल यहाँ अवेलेबल हैं। हम इन चारों शेल पे काम कर सकते हैं। अब आखिर में बात आती है कि ये शेल काम कैसे करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोटो देखिए, मान लीजिए मैं शेल भी ओपन कर लेता हूँ आपकी हेल्प के लिए। मान लीजिए हमने लिखा ls-l। तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए मेमोरी में गया, शेल में मैंने एंटर किया और ये कहाँ गया, मेमोरी में। मेमोरी में वैल्यू क्या गई, ls-l, नल कैरेक्टर, जो कि प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा। कोई भी लाइन जब एंड होती है तो ऑटोमेटिकली एक नल कैरेक्टर ऐड होता है। जब ये मेमोरी में गया तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हुआ और ये क्या हो गया, ls, क्योंकि स्पेस भी तो जा रहा है मेमोरी में, तो स्पेस को किस में कन्वर्ट कर दिया बैश ने, नल में। अब ls नल माइनस l नल गया। अब कर्नल क्या करता है, कहता है ठीक है आपने जो दिया है ls, क्या ls आपके सिस्टम में अवेलेबल है। तो हम ये कहाँ चेक करेगा, पाथ में चेक करेगा। अगर हम देखें, मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं पाथ वेरिएबल को देखूं तो मैं देखता हूं कि हाँ मेरे सिस्टम में कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज दी गई हैं, जैसे कि usr लोकल बिन, usr लोकल s बिन, usr बिन, usr s बिन, स्लैश s बिन, स्लैश होम जॉन डॉट लोकल डॉट बिन, होम जॉन बिन। तो इतनी डायरेक्टरीज दी गई हैं। आपने नोटिस किया होगा जो डायरेक्टरी है वो सब बिन है, बिन मतलब बाइनरीज। तो ये क्या करेगा, जाके चेक करेगा कि क्या बाइनरीज में ls नाम की कोई बाइनरी है। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहां लिस्ट करता हूं ls स्लैश usr स्लैश बिन, तो आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक ls नाम की डायरेक्टरी है। तो ये क्या करेगा, स्लैश जो सिर्फ ls था उसकी जगह रिप्लेस करके कर देगा स्लैश बिन स्लैश ls, कि हाँ ये अवेलेबल है। अब ये -l जो है ये फंक्शन है, जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग में फंक्शन बनाते हैं, तो उसी तरह ये एक फंक्शन है। हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग में अगर जरूरत पड़ी तो इसको एक बार कमांड देखेंगे, कमांडें कैसे बन जाती है, वरना सेल स्क्रिप्टिंग का एक अलग से सीरीज होगी जिसमें हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। -l इसके अंदर की एक कमांड है, क्योंकि एक बाइनरी है तो ये इंक्रिप्टेड है, ये हमारी समझ से परे है। -l कमांड प्रोसेस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक वॉलपेपर अटैच कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे, अगर बाइनरी में जाके देखेंगे तो ls मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे सेल की कमांड रन करती है। ये हो गया एक्सटर्नल प्रोसेस। अगर हम इंटरनल प्रोसेस देखना चाहें तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा व्यू इसका बढ़ा लेता हूं दिखाने के लिए। अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रोसेस रन कर रहा है बैश। बैश क्या है, पेरेंट प्रोसेस है। जैसे कि देख सकते हैं बैश क्या है, पेरेंट प्रोसेस है। तो मान लीजिए बैश को हमने कुछ आईडी दे दी, आईडी दे क्या दी, यहाँ पे ऑलरेडी एक PID अवेलेबल है, PID प्रोसेस आईडी, सिस्टम आईडी, कुछ भी कह लीजिए, ये अवेलेबल है बैश पे। अब इसका मतलब है अगर हम बैश पे कोई कमांड रन करेंगे इस प्रोसेस के अंदर रन होगी। मतलब अगर हम ls-l रन करते हैं तो वो क्या होगा, एज अ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हम लोग जब प्रोसेस पढ़ेंगे आगे चल के
या ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। फिलहाल समझ लेते हैं फ्लो कैसे काम करता है। LS-L हमने रन किया पैरेंट प्रोसेस बैश में। अब ये क्या गया, बैश के पास गया और इसने फंक्शन एग्जीक्यूट कर रन हुआ। तो इसने क्या किया, ठीक है, एक चाइल्ड प्रोसेस बना दिया और उसको रन किया। अब जो चाइल्ड प्रोसेस बन के रन हो रहा है वो क्या चल रहा है, वो ये फ्लो चल रहा है। ठीक है, कि इसका आखिर डेफिनेशन क्या है। जैसे ही ये फ्लो कंप्लीट होता है, इसने कहा ठीक है कमांड सही है, तो वो एग्जिट कोड रन करेगा। एग्जिट 0 मतलब सही है, सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है। कहेगा ठीक है, एग्जिट कोड 0 हुआ, ये आ जाएगा वेट के पास। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट होने के बाद पेरेंट प्रोसेस वेट कर रहा था चाइल्ड प्रोसेस के कंप्लीट होने का। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा वेट के पास आएगा और वेट को मिलेगा कि ठीक है सब कुछ ठीक है, तो ये आउटपुट दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये आउटपुट शो कर देगा। तो ये है बैश कैसे काम करता है। तो हमने देखा बैश हिस्ट्री के बारे में, प्रोसेस कैसे रन करते हैं, सॉरी कमांड कैसे रन करती है, कमांड का इंटरनल सेक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बस लास्ट में कुछ डिफरेंट जो हमने सेल पढ़े उनके बारे में दिखाना चाहता हूं। जैसे कि ये एक स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है बैश में, जो पुराना ये बॉर्न अगेन शेल है, इसमें लिखी गई है। आप देख सकते हैं ये वे था। अब देखिए इसमें इफ कैसे यूज किया जा रहा है, इफ एंड कैसे किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है TCSH। अच्छा, जो पहली लाइन होती है वो हम शेल की ही देते हैं, सेल का पाथ देते हैं ताकि वो उसी सेल से रन करे। ये देखिए ये लिखा गया है TCSH शेल में। इसमें देखिए इफ और एंड जो इफ हो रहा है उसका वे अलग है। तो ये मॉडिफिकेशन है जो टाइमली होते रहते हैं। ये देखिए के सेल ये बैश शेल से बना हुआ है और सी शेल से, TCSL से। तो ये देखिए इसमें काफी चीजें आपको सेम भी मिलेंगी। ये है जी शेल, ये देखिए इसने टी शेल से डिराइव्ड होके बना है। ये है SCSH जो स्कीम सेल की हमने बात की थी, और ये देखिए थोड़ा सा अलग है, ये पाइथन की तरह थोड़ा थोड़ा आपको लग सकता है। तो ये मल्टीपल सेल थे जिनका कोड हमने देखा, हमने इनके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स मल्टीपल डिफरेंट वेरिएशन में, और उस पर बात करेंगे। बैश शेल अवेलेबल है लिनक्स में, अब काफी सारे शेल हैं जो विंडोज में भी अवेलेबल हैं, हम रन कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद TTY सेशन के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि ये तो शेल, लेकिन क्या शेल और TTY में डिफरेंस है। तो अगर मैं कंट्रोल एल्ट और फंक्शन की प्रेस करता हूं, मान लीजिए मैं प्रेस किया 3, ये देखिए यहाँ एक अलग शेल आ गया। लोग अभी जब TTY पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके देखेंगे TTY क्या है, कैसे काम करता है। तो TTY क्या है, ये शेल ही होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे कि ये शेल हो गया, ये मल्टीपल शेल है। फंक्शन की 1 से लेके फंक्शन की 9, 10, 11 तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने दे रखे हैं, हम उनका यूज करके देख सकते हैं कि कितने हमारे पास शेल अवेलेबल हैं। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में।